नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कोई जवान बेटा अपने पिता का कत्ल कर दे और कत्ल करने के बाद ठंडे दिमाग से उनकी लाश के टुकड़े करता रहे तो ये बात चौंकाती तो है, हैरान भी करती है और डराती भी है। फिलहाल एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसे लेकर पूरे देश में एक सनसनी है और लोग हैरत में हैं। मामला लखनऊ का है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। एक नौजवान बेटे ने आधी रात को सोए हालत में अपने पिता को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हीं के राइफल से सिर में शूट कर दिया। पिता की मौत हो गई और इसके बाद वो बेटा तकरीबन 4 दिनों तक अपने पिता की लाश के टुकड़े करता रहा और किश्तों में लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। अब जब इस कहानी का खुलासा हुआ है तो लोग इस बात को सुनकर और जानकर हैरान हैं, और सबसे ज़्यादा हैरान हैं ये जानकर कि इस कत्ल के पीछे का मोटिव जो बताया गया है वो ये है कि पिता अपने विशेष, अपने अरमान अपने बेटे पर थोपना चाहते थे। वो बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे और बेटा जो है वो होटल इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता था, अपना रेस्टोरेंट या होटल खोलना चाहता था। लेकिन क्या इतनी सी बात पर पिता पुत्र के बीच इतनी कड़वाहट या इतनी भयानक लड़ाई हो सकती है कि बेटा न सिर्फ अपने पिता की जान ले बल्कि उनकी लाश को भी विकृत कर दे? ये सोच पाना समझ से परे है। बहुत सारे लोगों के मन में, जहन में यही सवाल है। ये एक ऑनगोइंग खबर है। ऑनगोइंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी इस मामले का खुलासा हुआ है और आज देखा जाए तो इस तफ्तीश का दूसरा दिन है। कई सारी नई बातें सामने आई है, मुझे लगता है, जिसके बारे में आप सबको जानना चाहिए। सबसे पहले सवाल ये कि 19 और 20 फरवरी की दरमियानी रात को जब लखनऊ के शराब और पैथोलॉजी के कारोबारी मानवेंद्र सिंह की हत्या हुई तो उस रात का एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या था, उस रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था? एक तो सवाल ये है जिसके बारे में अब तक जो नई इनपुट सामने आए हैं मैं आपको वो बताऊंगा, और दूसरा ये कि इस कत्ल के पीछे जो प्रोबेबल थ्योरीज हैं वो क्या हैं जिन पर पुलिस इस वक्त काम कर रही है। तो आइए सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 19 फरवरी की रात को मानवेंद्र सिंह अपने भाई के साथ लखनऊ में एक मैरिज पार्टी में शामिल होने के लिए गए थे। एक मैरिज पार्टी अटेंड करने के बाद मानवेंद्र सिंह को कहीं और जाना था और वो वहाँ चले गए, जबकि उनके छोटे भाई घर चले आए। रात को मानवेंद्र सिंह करीब 1 बजे के आसपास अपने घर लौटे और 1:30 बजे तक उनका मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन शो कर रहा था, खासकर व्हाट्सएप ऑनलाइन शो कर रहा था, जो इस बात की निशानी है कि मानवेंद्र सिंह जो है वो एक्टिव थे, जगे हुए थे। इसके बाद वो सोने चले गए। लेकिन सुबह तकरीबन 4:30 बजे अचानक एक ज़ोर की आवाज़ हुई और मानवेंद्र सिंह सोई हालत में ही बिस्तर पर दूसरी तरफ लुढ़क गए और खून की धार बह निकली। शरीर के जो मांस होते हैं उसके लोथड़े जगह जगह चिपक गए थे। और ऐसा तब हुआ जब मानवेंद्र सिंह गहरी नींद में थे और उनके बेटे अक्षत कुमार सिंह ने कथित तौर पर उन्हीं के राइफल से उनके सिर में गोली मार दी। इस घटना के बाद जो मानवेंद्र सिंह की बेटी है कृति, वो दहशत में आ गई। कृति ने अपने रिश्तेदारों को ये बताया है कि उस रात वो अपने पिता के साथ ही सो रही थी, बल्कि उसने ये बताया है कि उसका सिर अपने पिता के बांह पर था और ऐसे हालत में उसके पिता को गोली मारी गई। कृति ने कहा जब उसकी आंख खुली गोली की आवाज़ से तो उसने जब अपने पिता की हालत देखी तो वो घबरा गया। पास में उसका भाई बंदूक हाथ में लिए हुए खड़ा था। उसने अपने भाई से इसका सबब पूछा कि ये आपने क्या कर दिया, आपने जान ले ली? तो उसके भाई ने लड़की से कहा कि ये गलती से हो गया। फिर उसने अपनी बहन से ये कहा कि अगर तुमने मुंह खोला या किसी को कुछ बताया तो मैंने अगर पिता की हत्या की है तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, तो बेहतर यही है कि तुम चुप हो जाओ और कभी भी किसी को इस घटना के बारे में कुछ न बताना। इसके बाद वो लड़की जो 11वीं में पढ़ती है वो 3rd फ्लोर में रहती है अपने पिता के साथ और भाई के साथ। वो 3rd फ्लोर से नीचे 2nd फ्लोर में आ गई और अपनी चाची के पास, जिनका चाचा का परिवार बीच वाले फ्लोर में है, 2nd फ्लोर में, चाची के पास आ गई और वहाँ चाची के पास ही वो सो भी गई। इसके बाद एक एक करके 4 दिन गुजर गए और जब तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ, जब तक कि पुलिस घर के दरवाजे पर नहीं पहुंची और जब तक कि उस आरोपी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, तब तक इस छोटी सी बच्ची ने अपने दिल की बात और अपनी आंखों देखी जो ट्रॉमा उसने झेला था उसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक 11वीं में पढ़ने वाली बच्ची जो अपनी आंखों के सामने अपने पिता का कत्ल होता हुआ देखे, हो सकता है कि उसके तुरंत बाद उसे डरा दिया गया हो और वो उस दिन
कुछ घंटों तक चुप रहे, अपने इमोशंस को काबू में रखे, लेकिन इसके बाद एक एक करके 4 दिन गुजर जाए और उसके बॉडी लैंग्वेज से उसके रिश्तेदारों को, उसकी चाची को, चाचा को और किसी को इतनी बड़ी घटना के बारे में पता ही न चले, ये बात बड़ी अजीब लगती है। पुलिस इस एंगल को एक्सप्लोर कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये कत्ल क्यों हुआ और उस रात इसके अलावा और क्या हुआ था। तो जो जानकारी सामने आई है, उस रात को पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई थी, लड़ाई हुई थी और पिता ने कथित तौर पर अपनी राइफल से अपने बेटे को डराया था। इसके बाद धीरे धीरे मामला शांत हो गया, लेकिन जब पिता सोने के लिए चले गए तो गुस्से में आग बबूला बेटा अक्षत वो लगातार रात भर जागता रहा और अपने पिता को मारने की प्लानिंग करता रहा और आखिरकार उसने अपने पिता को बहुत करीब से शूट कर दिया, उनके सिर पर गोली मार दी। तो ये तो रही उस रात की घटना जो अब तक सामने आई है और जिसमें उस बच्ची की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं उस बिल्डिंग में रहने वाले मानवेंद्र सिंह के परिवार के दूसरे लोगों की भूमिका को लेकर भी सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वो बच्ची अगर इस घटना के बाद, जैसा कि बताया गया, एक बार भी अपने फ्लोर पर नहीं गई बल्कि लगातार 3 से 4 दिनों तक वो अपने चाचा चाची के पास थी, तो क्या चाचा चाची को एक बार भी ये शंका नहीं हुई कि आखिर ये बच्ची ऊपर क्यों नहीं जा रही है, ऊपर के फ्लोर में क्यों नहीं पहुंच रही है? ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि उस बच्ची की जो बुआ है उससे हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने बातचीत की है, जो संवाददाता हैं, और उन्होंने, उनकी बहन ने, मानवेंद्र सिंह की बहन ने, सरला ने ये जानकारी दी है और इस सीक्वेंस का उन्होंने जिक्र किया है, जो अपने आप में बहुत ही अजीब है और बहुत ही रहस्यमयी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सिर्फ नीट का एग्जामिनेशन उनका बेटा दे, क्रैक करे और बेटा इस बात के लिए तैयार नहीं था? क्या इसी बात के लिए बाप बेटे के बीच अनबन थी या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है? पुलिस अभी जिन प्रोबेबल थ्योरीज को एक्सप्लोर कर रही है उसमें ये एंगल तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी पहलू है जिसकी जांच चल रही है। हालांकि पुलिस ने ऑफिशियली इन पहलू को अभी डिस्कस नहीं किया है, मीडिया के सामने नहीं रखा है, लेकिन आस पड़ोस के कई लोग सिर्फ दबी जुबान से नहीं बल्कि खुलेआम कैमरे पर कुछ और कहानी सुना रहे हैं। उनका ये कहना है कि मानवेंद्र सिंह कुछ और महिलाओं के संपर्क में थे और एक महिला से कुछ रोज़ पहले उनकी फ़ोन पर हॉट टॉक भी हुई थी, बहस भी हुई थी, जिसके गवाह मानवेंद्र सिंह के कुछ दोस्त हैं जो उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या मानवेंद्र सिंह के कुछ और महिलाओं से संबंध होने की वजह से ही ये घटना हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मानवेंद्र सिंह के बच्चे अपने पिता के अलग अलग महिलाओं से दोस्ती के वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे? ये सवाल मानवेंद्र सिंह के कुछ पड़ोसी उठा रहे हैं। एक पड़ोसी हैं अंशुमान, जिनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, और अंशुमान ने खुले तौर पर इस बात की चर्चा की है, इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले को पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अंशुमान सिंह ने यहाँ तक कहा कि मानवेंद्र सिंह की जो पत्नी है उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया था कई साल पहले, और ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि मानवेंद्र सिंह के साथ उनकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था और विवाद की वजह थी मानवेंद्र सिंह की ज़िंदगी में आई कुछ और महिलाएं। पति पत्नी का झगड़ा इसमें सुनने में आता था। ये था कि मानवेंद्र थोड़े से दूसरी महिलाओं के साथ उनका संबंध शायद इस विषय में था, इसको लेकर थोड़ा सा विवाद रहता था। मतलब मानवेंद्र का आप कह रहे हैं कि अन्य महिलाओं के साथ रिश्ते थे, इस वजह से उनकी पत्नी नाराज़ रहती थी? हाँ, उसी से रिलेटेड कुछ बात थी और उसी को लेकर के चीज़ें सामने आई थी कि उन्होंने ऐड किया। अच्छा, ये बात क्या बच्चों को भी पता थी जो रिश्ते की बात? देखिए, ये बात बच्चों को जिस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है और जो मेरी जानकारी में है, जितना मैं समझ पाया हूँ, उसमें ये चीज़ें हैं कि बच्चों को ये बारे में मालूम था कि उनके पिता के एक्स्ट्रा अफेयर हैं बाहर महिलाओं के साथ में, और अभी महिलाओं के साथ में मतलब क्या? कई किस्से बच्चों के सामने ऐसे आए हैं। तो बच्चे बहुत मेंटल ट्रॉमा में जिस तरह से गुजरे हैं, जिस प्रकार की मानसिक तनाव में इस विषय को लेकर गुजरे, वो एक बड़ी बात थी। हालांकि जो मानवेंद्र सिंह के परिवार के लोग हैं वो इस बात से इनकार करते हैं। मानवेंद्र सिंह की बहन और उनके पिता ने जोर देकर ये कहा कि मानवेंद्र सिंह की पत्नी की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम था, कोई नस दब गई थी जिसके लिए न्यूरो सर्जरी हुई थी और उस न्यूरो सर्जरी के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। सच क्या है? उनकी मौत को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं?
पड़ोसी इस तरह के दावे क्यों कर रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह की पत्नी ने पति पत्नी के बीच हुए झगड़ों और पति पत्नी के बीच होने वाले क्लेश की वजह से खुद को ख़त्म कर लिया था, और घर वाले क्यों उसे एक बीमारी की वजह से अस्पताल में हुई मौत बता रहे हैं, इस पहलू को भी एक्सप्लोर करना और ये सच जानना भी ज़रूरी है। सच ये भी है, सवाल ये भी है कि मानवेंद्र सिंह के बच्चे क्या इसी वजह से अपने पिता से नाराज़ थे या खफा रहते थे। ये मान भी लिया जाए कि बेटे का विवाद अपने पिता से नीट एग्जामिनेशन को लेकर और डॉक्टर बनने को लेकर रहता हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बेटी ने अपने पिता के मौत के बाद भी अपना मुंह क्यों सी रखा था, उसने किसी प्रकार का कोई प्रतिकार क्यों नहीं किया। चलिए, हो सकता है बेटी डर गई हो, लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि डर भले गई हो, लेकिन जो गम या दुख का जो इमोशनल आउटबर्स्ट है वो भी तो इन 4 दिनों में एक बार होता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी जो है वो भी अपने भाई की तरह अपने पिता से बहुत ज़्यादा खफा थी या नाराज़ थी। पड़ोसी कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। उनका कहना है कि बेटी जो है वो अपने भाई के साथ हमदर्दी रखती थी और बेटी का संबंध भी शायद अपने पिता से बहुत बढ़िया नहीं था। जिस तरह की ये घटना हुई है, क्लोज डोर मर्डर का केस है, वहाँ उस बेटी के अलावा और कोई चश्मदीद भी नहीं है। पिता पुत्र और पुत्री के बीच में उस रात को क्या हुआ ये बताने वाला कोई नहीं है। ऐसे में पुलिस की सारी जांच फिलहाल इन दोनों बच्चों से, यानी बेटे से और मानवेंद्र की बेटी से पूछताछ पर ही टिकी है, क्योंकि उनके बीच के रिलेशनशिप के इश्यूज़ को भी यही बच्चे बता सकते हैं, और उस रात जो लड़ाई हुई और जिस तरह से वो शूट आउट की घटना हुई उसके बारे में भी यही दोनों बता सकते हैं। तो दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है, सच तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है, और ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में इस घटना का अगर कोई और मोटिव है तो वो सामने आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं समअप करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये कि इस घटना को अंजाम देने के बाद मानवेंद्र के शव को ठिकाने लगाने के साथ साथ पुलिस को गुमराह करने के लिए मानवेंद्र के बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने कई सारे जुगत लगाए थे और बहुत सारा दिमाग दौड़ाया था। अक्षत ने सबसे पहले तो लाश के टुकड़े करने के लिए ब्लिंकिट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाकू खरीदे थे, लेकिन इन चाकुओं से वो लाश के टुकड़े नहीं कर पाया। इसके बाद वो आरी, पॉलीथीन के पैकेट्स और दूसरी चीज़ें खरीद कर लाया और फिर किस्तों में लाश के टुकड़े करता रहा और उन्हें ठिकाने लगाते रहा। घर में वो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था ताकि बदबू बाहर न जाए। वो एक नीले रंग का ड्रम भी लेकर आया था और उसी नीले रंग के ड्रम में अपने पिता के आधी कटी हुई लाश को उसने रखा हुआ था ताकि वक्त मिलने पर वो उन्हें भी डिस्पोज ऑफ कर दे, उस पार्ट को भी डिस्पोज ऑफ कर दे। लेकिन इसमें वो कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब वो ड्रम के साथ पिता के धड़ और शरीर के कुछ हिस्सों को डिस्पोज ऑफ करने जा रहा था, ठिकाने लगाने जा रहा था, तब तक उसके पिता के जो शराब के ठेके हैं उन शराब के ठेकों के कुछ मुनीम मानवेंद्र सिंह को ढूंढते हुए वहाँ आ गए थे। इस वजह से डेड बॉडी को पूरी तरह से ठिकाने लगाने का उसका प्लान जो है फेल हो गया। लेकिन इससे पहले जब वो अपने पिता के हाथ पांव काटकर घर से काफ़ी दूर एक नहर के किनारे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर उसे फेंक कर और जला कर आया था, उस समय वो अपने पिता का मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ ले गया था और काकोरी इलाके में उस मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑन करके उसने वो फ़ोन वहाँ फेंक दिया था ताकि वो पुलिस को ये गुमराह कर सके कि उसके पिता की लास्ट लोकेशन काकोरी में थी या काकोरी में मिली है। पुलिस शुरू में इस मामले में गुमराह हो भी गई थी, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी और बेटे से पूछताछ हुई, सीसीटीवी फुटेज पड़ोसियों ने देखने की कोशिश की, तो बेटे ने पहले अपना जुर्म संकेतों में कबूला और ये कहा कि पिता ने खुदकुशी कर ली, पिता ने खुद को ख़त्म कर लिया। और फिर बाद में जब नाते रिश्तेदारों ने और ज़्यादा पूछताछ की तो फिर बेटे ने ये माना कि उसने पिता की हत्या की है। कुल मिलाकर इस मामले में अभी कई ऐसे पेंच है, कई ऐसे सवाल हैं जिनका सुलझना बाकी है। बेशक पुलिस ने मुख्य आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन और भी लोगों की भूमिका शक के दायरे में है और चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, पुलिस ने पूरी तरह किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। कल भी मैं इसी घटना से संबंधित कुछ जानकारियों के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ था। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। आशा कुर्मी ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि बेड पर ही थी
ब्लड होगा और बहन इतनी छोटी भी नहीं कि विरोध न कर सके, ये सही नहीं लग रहा है पूरी तरह। वही बात जो आज मैंने पॉइंट आउट की है और बहन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा हमारे एक दर्शक हैं शिशिर खोंडे, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। सिम्मी भसीन ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि सर जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसमें बेटा नीला ड्रम लाते हुए नहीं दिखा क्या? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं, हालांकि एग्जैक्टली नीला ड्रम लाते हुए दिखा या नहीं दिखा ये पक्के तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि जो उनकी बिल्डिंग का गेट है उसको फोकस करते हुए या फिर उस पर केंद्रित, उसको कैप्चर करता हुआ कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। तो अगर मान लीजिए वो ड्रम लेकर आया भी हो कार में रख के और उसके बाद कार से निकाल कर गेट के अंदर लेकर गया हो, तो हो सकता है चूंकि गेट के पास वो सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो नीला ड्रम लेकर आते हुए किसी ने नहीं देखा होगा, सीसीटीवी कैमरे में भी वो तस्वीर नहीं आई होगी। जगदीश के चांडेगड़ा जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि घर में आसुरी शक्तियों का वास होने से जो है इस तरह मतलब घर की शांति जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, ऐसा इन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चों पर भी हैवानियत हावी हो जाती है। रोहित सिंह का कमेंट है और कहा है कि सर इतनी मेहनत से और इतने प्यार से सोच सोच कर मैसेज लिखते हैं और आप आराम से गायब कर देते हैं, वेरी डिसअपॉइंटेड, दिल टूट जाता है। रोहित जी, आज दिल जुड़ जाएगा। सारंग चौहान ने कमेंट किया है और कहा है कि कभी कभी इतने सालों की परवरिश एक गलती की वजह से बेकार हो जाती है। गन लड़के पे तान कर पिता ने गलत किया और बेटे ने उनसे भी ज़्यादा गलत किया। बिल्कुल आपने बात सही कही। मैंने तो ये देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि जिन घरों में हथियार होते हैं ना, खासकर आग्नेयास्त्र, पिस्टल, रिवॉल्वर जैसी चीज़ें, कई बार मैंने ऐसा देखा है अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में, वो हथियार अपनों की मौत की भी वजह बनते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे लगता है कि मतलब 100 में से 10 मामले तो ऐसे होते होंगे जब घर के हथियार से ही घर में किसी का कत्ल हो जाता है। कई बार एक्सीडेंटल डेथ होता है, कई बार साजिश हो जाती है, कई बार गुस्से में कोई किसी को मार देता है। तो इसीलिए इन चीज़ों से जितना दूर रहा जाए उतना बढ़िया है। हालांकि कई प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है और लोग हथियार अपने पास रखते हैं, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़रूरी न हो तो ऐसी चीज़ें घर में रखना ही नहीं चाहिए। राम कांति पाल ने कमेंट किया है और मानवेंद्र के भाई को गोली की आवाज़ कैसे नहीं आई, ये उन्होंने पूछा है। हो सकता है गोली की आवाज़ आई हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया शादियों का सीज़न चल रहा है, पास में ही एक मैरिज हॉल भी है, तो लोगों ने अज्यूम किया हो कि पटाखे की आवाज़ होगी। ये जांच का विषय ज़रूर है जो आपने कहा है। नीरू श्रीवास्तव ने कमेंट किया है और इसके अलावा SFH ने कमेंट किया है, रीज़न ऑफ मर्डर इज़ लुकिंग सस्पिशियस, इन्होंने ये बात कही है। मिस्टर आमिर पठान ने कमेंट किया और कहा है कि अक्सर अपने बहन के साथ, ओहो, इन्होंने जो बात कही है उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उनका ये कहना है कि घर में रिलेशनशिप ओरिएंटेड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से पिता पुत्र में अनबन हुई होगी और ये घटना को उन्होंने अंजाम दिया। शिवरान जाट ने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि भारत में हत्या और बलात्कारियों को, हत्या करने वालों को और बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि भारत में अपराध की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सख्ती नहीं होने तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। सुबह 4:30 बजे में बैंक्वेट हॉल में पटाखों की आवाज़, ये किसकी शादी हो रही थी उस वक्त? देखिए, शादी तो रात भर होती है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। शादी पूरी रात होती है, लोग इंतज़ार करते हैं। कई बार सुबह 4 साढ़े 4 बजे का लगन होता है जब फेरे लिए जाते हैं। तो तारिक साहब, मुझे लगता है कि इस बात पर कोई बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। मुकेश चंद्रा ने कमेंट किया है और इसके अलावा दीपमाला जी ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि वो जस्टिफाई तो नहीं कर रही हैं इस घटना को, लेकिन नए पीढ़ी के नौजवानों को समझने में कई बार जो उनके पेरेंट्स हैं वो गलती कर जाते हैं और ये मामला भी कुछ ऐसा ही लगता है। इसके अलावा शांतनु सरकार ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने ये कहा है कि सुप्रतिम जी नमस्कार, आज यही कहानी शम सर ने भी सुना दिया, लगता है क्राइम तक में आपसी तालमेल की कमी है। इसके आगे उन्होंने और बातें लिखी है, लेकिन और बातों की चर्चा बाद में, पहले इस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, जब कोई बड़ी घटना होती है और एक डेवलपिंग स्टोरी होती है जिसमें पल पल नए इनपुट्स सामने आते हैं, तो उस कहानी को या उस घटनाक्रम को सिर्फ कोई एक अकेला रिपोर्टर या क्राइम तक का कोई एक अकेला मेंबर रिपोर्ट नहीं करता। कई लोग रिपोर्ट करते हैं, कई लोग उसे अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करते हैं। रही बात शम सर की, तो शम सर
का जो प्रेजेंटेशन है वो गागर में सागर वाली बात होती है, तो आप लोग उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी बड़ी घटनाओं पर शम सर भी जो है ज़रूर अपनी टिप्पणी भी करते हैं और अपनी तरफ से उस स्टोरी को आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।